भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 14वां लेक्चर है और बहुत ही रोचक विषय है आज का केंद्र राज्य संबंध, जिसमें भी हम पढ़ेंगे हमारे वित्तीय संबंधों के बारे में जो केंद्र और राज्य के बीच में है। ये मेरा परिचय है और आगे शुरू करते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में हमने विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध के बारे में देख लिया था। आज का महत्वपूर्ण विषय है वित्तीय संबंध। अगर हमें वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ना है तो कुछ ऐसे विशेष शब्दावली है जिसका हमें जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में पहली उसमें यह है कि भारत सरकार जितना भी पैसा इकट्ठा करती है किसी भी माध्यम से, कर के माध्यम से या कोई जुर्माना भरते हैं सरकार के लिए, कैसे भी सरकार के पास पैसा जाता है डाकखाने के माध्यम से, वो समझ लो सरकार के पास 3 पोटली है, इसी में से किसी एक में गिरेगा। ज़्यादातर जो पैसा होता है वो संचित निधि में जाता है। टैक्स का जो पैसा है, कर का जो पैसा है, वो अनुच्छेद 266 सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। संचित निधि जो टैक्स का पैसा है वो ज़्यादातर इसमें जा रहा है। लोक लेखा निधि, जिसे इंग्लिश में इसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं और इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं और इसे पब्लिक फंड कहते हैं। तो ये वो पैसा है जो सरकार का नहीं है, जनता का है, फिलहाल सरकार के पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए कैसा है, डाकखाने में एनएससी आप बनवाते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरीके का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, लोक लेखा निधि में। और आकस्मिकता निधि, ये क्या होता है, थोड़ा पैसा रख दिया जाता है, कोई आपातकालीन परिस्थिति हो, चूँकि संचित निधि वगैरह के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तो एकदम से बहुत ज़रूरत आ जाए तो कुछ पैसा आपके पास पड़ा रहे, वो आकस्मिकता निधि में रहता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी फिलहाल के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य हमारा जो फोकस रहेगा संचित निधि पर रहेगा। अब संचित निधि मान लीजिए ये आपकी पूरी संचित निधि है, पूरा पैसा इसी में आना है, सरकार के पास जो भी पैसा आना है संचित निधि में आना है, इन दोनों को छोड़ के। अब संचित निधि में जितना पैसा मान लो 100 करोड़ आया, कुछ पैसा तो उस टैक्स को इकट्ठा करने में ही खर्चा हो गया होगा। ये जो है ये कर संग्रह का खर्चा हो गया। भाई जो लोग टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उनकी कुछ तनख्वाह होगी, बिल्डिंग का कुछ खर्चा होगा, गाड़ी में डीजल पड़ता होगा, तो ये कर संग्रह का खर्चा है, इसको तो हटाना पड़ेगा। उसके बाद सरकार लगा देती है कभी कभी, क्या लगा देती है, उपकर, यानी कर के ऊपर कर, उसे इंग्लिश में कहते हैं सेस। और कभी कभी लगाती है अधिभार, यानी सरचार्ज जिसे हम कहते हैं। इन सब के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले मेन बात समझते हैं कि ये मैं बना क्यों रहा हूँ। यानी संचित निधि में जितना पैसा गिरा उसमें कुछ तो उसको इकट्ठा करने में निकल गया, कर संग्रह का खर्चा हो गया, वो कुछ उपकर है उसमें, कुछ अधिभार है। ये छोड़ के जितना पैसा बचता है वो पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बाद में बांटा जाता है। इस पैसे को हम कहते हैं विभाज्य पूल। उदाहरण के लिए अगर ले लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया मान लो संचित निधि में आया था, उदाहरण के लिए 1 करोड़ उसको खर्चा करने में ही, उसको इकट्ठा करने में खर्चा हो गया, 2 करोड़ उसमें उपकर था और आपका 2 करोड़ अधिभार था, तो विभाज्य पूल कितना हो गया, 95 करोड़। ये 2 और 1 5 उसमें से घट गया। अब इस 95 करोड़ का 41% किसको दे दिया जाएगा, राज्यों को दे दिया जाएगा। किसकी सिफारिश पर, वित्त आयोग की सिफारिश पर, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ यही समझ गए हम, निधि 3 प्रकार की हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि, आकस्मिकता निधि। जो पैसा है ज़्यादातर कर के माध्यम से वो संचित निधि में जाता है, उसमें से भी उपकर, अधिभार और उसको संग्रह करने का जो खर्चा है वो घटा के जो बचता है वो विभाज्य पूल हो जाता है। अगला विषय जो महत्वपूर्ण है वो है जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये अप्रत्यक्ष कर है। कर 2 प्रकार के होते हैं, कर होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का बड़ा सिंपल तरीका है समझने का, जिसको चोट लगी वही रो रहा है। प्रत्यक्ष कर में जिसको चोट लगी वही रो रहा है, यानी जिसके ऊपर टैक्स है उसे ही देना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए आयकर, आपने 20 लाख रुपए एक साल में कमा लिए, सरकार ने कह दिया कि इसमें से 20% इधर दो, आपको देना पड़ गया, आपको ही दर्द हुआ, आपकी सैलरी से कटा। अप्रत्यक्ष
कर में क्या होता है, चोट किसी और को लगती है, दर्द किसी और को होता है। क्या मतलब है? समझ लो ये बिस्किट का पैकेट है, ये व्यापारी ने अपनी दुकान पे रखा हुआ है। अब ये 100 रुपये का बिकना है, सरकार कह रही है कि 18 रुपये मुझको चाहिए इसमें। तो चोट लगी व्यापारी को, लेकिन उसने क्या किया, 118 रुपये का ग्राहक को बेच दिया। उसमें से 100 रुपये व्यापारी ने रख लिए, और सरकार ने जो 18 रुपये टैक्स मांगा था जीएसटी, वो सरकार को उसने दे दिया। चोट लगी व्यापारी को, रोए कौन? आप। यानी अप्रत्यक्ष कर में होता किसी और के लिए है टैक्स और देता कोई और है। तो जीएसटी किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष कर है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ क्या है कि ये गंतव्य आधारित है। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश में एक क्रिकेट का बैट का निर्माण होता है, ये यूपी में बनता है, पर इसकी सेल होती है जाके एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो इस पे जो जीएसटी होगा वो किसको मिलेगा? यूपी को नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। यानी जहाँ पे कंजम्पशन होगा, जहाँ वो वस्तु खरीदी जाएगी, उस राज्य को इसका पैसा मिलेगा। गंतव्य आधारित है। अब कुछ चीज़ें जीएसटी के बाहर हैं, एक जो पूरी तरीके से बाहर है, यानी उसको अगर जीएसटी में लाना है तो संविधान में ही संशोधन करना पड़ जाएगा। वो क्या है? शराब, दारू। यानी शराब जो है जीएसटी की पूरी तरीके से बाहर है। शराब से इतना पैसा राज्यों को आता है कि वो तैयार नहीं थे इस पे जीएसटी लगा दिया जाए, केंद्र सरकार को भी चला जाता पैसा। तो ये पूरी तरीके से जीएसटी के बाहर है। और 5 वस्तुएं फिलहाल बाहर हैं, समय के साथ बाद में जीएसटी में लाई जा सकती हैं। 5 एक ही सेक्टर की हैं। क्या है? कच्चा तेल, अरे पेट्रोल वाला, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया? पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और एटीएफ। एटीएफ क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज इत्यादि में जो पड़ता है वो है आपका एविएशन टर्बाइन फ्यूल। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल जीएसटी के बाहर हैं, कभी भी लाई जा सकती हैं। लेकिन जो शराब है वो पूरी तरीके से बाहर है, संविधान में संशोधन करना पड़ जाएगा। अभी क्या है कि मान लो ये एक फ्रिज है, ये उत्तर प्रदेश में बना, निर्माण इसका हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये बिका भी उत्तर प्रदेश में। अभी अगर इस पर 18% जीएसटी है तो उसमें फिर क्या होगा? 9% उत्तर प्रदेश को मिलेगा एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी के नाम का, और 9% मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को सीजीएसटी के नाम पर। ठीक है ना। अभी यही फ्रिज मान लो बनता यूपी में है, लेकिन ये बिका उदाहरण के लिए तमिलनाडु में बिका ये। अब क्या होगा? पहली चीज़ तो यही है कि मिलेगा किसको टैक्स का पैसा? तमिलनाडु को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर 18% जीएसटी है तो क्या होगा? आईजीएसटी कटेगा। ध्यान देना, स्टेट जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी नहीं कटेगा, आईजीएसटी कट जाएगा सीधे 18%। इस 18% में से 9% फिर सेंटर को चला जाएगा, केंद्र को, और 9% केंद्र वापस कर देगा किसको? तमिलनाडु को। ठीक है। और ये जो 9% वाला है ये कहाँ चला जाएगा? संचित निधि में। और संचित निधि में जाएगा तो फिलहाल 41% इसका जाके राज्यों को मिल जाएगा। एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। मैं चूँकि बहुत साल तक मेरे समझ में नहीं आता तो मैंने सोचा बता देते हैं इसको, हो सकता है और कोई कंफ्यूज रहता हो, तमाम लोगों को पता भी होगा। स्टाम्प शुल्क होता क्या है? स्टाम्प ड्यूटी। मान लो ये एक कागज़ का टुकड़ा है और इस पे मैं लिख देता हूँ कि मैं अपना घर रवि को देता हूँ, मैं अपना घर रवि को देता हूँ। क्या इस सादे कागज़ के आधार पे घर रवि का हो जाएगा? रवि किसी न्यायालय में जा सकता है, ये कागज़ दिखा दे कि मैंने लिख के यहाँ पे कुछ साइन भी कर दिया है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इस कागज़ का कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लीगल स्टैंडिंग का क्या मतलब है? ये वैधानिक नहीं है कागज़,
कानून इसको नहीं मानेगा, ये वैधानिक नहीं है। अब मुझे अगर इसे वैधानिक बनाना है तो मैं क्या करूं? सरकार की तरफ से स्टैंप लग जाएगा, मुहर लग जाएगी सरकार की, और फिर ये कागज हो जाएगा प्रमाणित, फिर ये न्यायालय में कहीं भी चल जाएगा। तो ये जो विश्वास सरकार प्रदान कर रही है वो फ्री में क्यों करे भाई? उसका वो पैसा लेंगे, और वही है स्टाम्प शुल्क। यानी किसी भी कागज को लीगल स्टैंडिंग देने के लिए, वैधानिकता उसको प्रदान करने के लिए जो सरकार उसको प्रमाणित करती है, उसके लिए जो शुल्क होता है वही क्या होता है? स्टाम्प शुल्क। आप ज़मीन खरीदते हैं, तो ज़मीन खरीदने पर स्टैम्प ड्यूटी पड़ती है। ज़मीन खरीदने पर क्या पड़ेगी? स्टाम्प ड्यूटी। वो किस लिए है? कि आपको एक कागज़ मिल गया जो सरकार ने प्रमाणित कर दिया है कि इस ज़मीन के मालिक आप हैं, और इसी चीज़ का सरकार पैसा लेती है। अब बेसिक्स हमारे क्लियर है, और अब हम बढ़ते हैं आगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा। कराधान शक्ति का विभाजन का मतलब ये है, कराधान यानी कर लगाना। कर लगाने की शक्ति केंद्र और राज्य में, उसमें विभाजन है। हमने पढ़ा है केंद्र की जो सूची है उसमें कितने विषय हैं? उसमें विषय हैं 98 विषय पे केंद्र लगा सकता है टैक्स, कानून बना सकता है। 98 पे कानून बना सकता है, लेकिन क्या टैक्स सब पे लगा सकता है? तो इस 98 में टैक्स लगाने के विषय हैं केवल 13। इसी तरीके से राज्य का हमने देखा, राज्य कितने पे लगा सकता है? 47 विषय पे कानून बना सकता है। उन 47 विषय में 18 विषय ऐसे हैं जिन पे राज्य टैक्स लगा सकता है। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती की बात करें तो समवर्ती में कोई भी ऐसा विषय नहीं है, ताकि झगड़ा हो जाएगा कि पैसा कौन लेगा, बड़े भैया यानी केंद्र सरकार या छोटे भैया या राज्य सरकार। इस वजह से समवर्ती सूची में कहीं टैक्स नहीं लगता। एक इसका अपवाद है, एक व्यवस्था बाद में बनाएगी। कौन सी बनाएगी? जीएसटी की। उसमें ऐसा है कि भाई केंद्र के पास भी पैसा जाता है, राज्य के पास भी पैसा जाता है एक ही जगह से, तो वो अपवाद है उसका। अब संविधान द्वारा राज्य की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, लेकिन 1 मिनट लगेगा, देख लेते हैं। व्यवसाय कर का क्या मतलब है? कि राज्य में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय कौन कर रहे हैं? डॉक्टर हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, या इसी प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। राज्य सरकार चाहे तो उन पर टैक्स लगा सकती है, कर लगा सकती है, लेकिन 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं लगा सकती है। अब 2500 में क्या ही होता है? तो एक तो ये है, इसकी सीमा है राज्य के ऊपर। दूसरा क्या है? आयात निर्यात। उदाहरण के लिए ये देखो, गुजरात है, अभी यहाँ पे बाहर से आता है जहाज से कुछ आयात होता है, तो गुजरात सरकार ये नहीं कह सकती कि अब जो सामान आयात हो रहा है उस पर हम भी टैक्स लगाएंगे ना। गुजरात जो है वो आयात शुल्क नहीं लगा सकता। एक तो ये भी एक सीमा हो गई राज्य की शक्तियों पर, कि भले आपके राज्य से आयात निर्यात होता हो, उस पर आपके पास कोई शक्ति नहीं है। विद्युत कर क्या है? कि केंद्र को अपना काम करने के लिए जो भी बिजली चाहिए, या केंद्र जो भी बिजली बना रहा है, उस बिजली पे सरकार कोई कर नहीं लगाएगी, राज्य सरकार। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर केंद्रीय करों की बात करते हैं। 5 तरीके के कर हम पढ़ेंगे जो केंद्र सरकार लगाती है। अब 3 चीज़ों में अंतर यहाँ पे समझ लेंगे, समझने के लिए आसान हो जाएगा थोड़ा। एक चीज़ है उद्ग्रहण, एक है संग्रह, एक है विनियोजन। उद्ग्रहण यानी कर लगाने का अधिकार किसको है? इंग्लिश में इसे लेवी कहते हैं, कि कौन लेवी करेगा, यानी कौन टैक्स लगाएगा कौन। संग्रह यानी इकट्ठा कौन करेगा, और विनियोजन यानी उपयोग कौन करेगा, उस पैसे को अपने काम में कौन लेके आएगा। अनुच्छेद 268 में ऐसे करों की बात है जिनका लगाने का अधिकार तो केंद्र सरकार का है। केंद्र की शक्ति की वजह से वो टैक्स आपसे लिया जाता है, लेकिन संग्रह उसका राज्य सरकार करती है और उपभोग भी राज्य सरकार कर लेती है। यानी इस टैक्स का पैसा केंद्र की जो संचित निधि है उसमें नहीं जाता। ठीक है ना? केंद्र की संचित निधि में ये नहीं जाता है। ये पैसा लगाती केंद्र सरकार है, लेकिन उससे इकट्ठा करने और खर्चा करने का काम राज्य सरकार का है। उदाहरण जो अभी हमने अच्छे से पढ़ा था, स्टाम्प शुल्क लगाती केंद्र सरकार है, लेकिन अपने पास इकट्ठा करती है और खर्चा करती है कौन? राज्य सरकार। इसके आगे बढ़ते हैं। और फिर ये पुनः 269 में ऐसे हैं जिनका अधिकार फिर से केंद्र सरकार के पास में है लगाने का, और इनका संग्रह कौन करेगा? इनका संग्रह लेकिन करेगी केंद्र सरकार।
और उपयोग के लिए, उपभोग के लिए, विनियोजन के लिए पुनः इनको राज्य को दे दिया जाएगा। यानी इस बार अधिकार केंद्र का ही है, लेकिन संग्रह पहले राज्य कर रहा था, इनका संग्रह भी कौन करेगा? केंद्र करेगा, और बाद में वो पैसा राज्य को दे दिया जाएगा। 269 में कौन सी चीज़ें हैं? सरल रूप से समझ लें, नॉन जीएसटी आइटम। नॉन जीएसटी आइटम यानी जो जीएसटी में नहीं है, उनका अगर अंतर्राज्यीय व्यापार होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार। अब जीएसटी में कौन नहीं है मैंने पहले बता दिया, जैसे पेट्रोल है, ठीक है ना। अभी असम की किसी रिफाइनरी से पेट्रोल निकल के जाता है बिहार, तो अंतर्राज्यीय हो गया। अब असम से बिहार गया तो ये जीएसटी के बाहर है पेट्रोल, और जीएसटी गंतव्य वाला था, लेकिन सैट जो लगता है, ठीक ना, सॉरी माफ़ करिएगा, सैट नहीं, वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट जो लगता है वो डेस्टिनेशन या गंतव्य बेस्ड नहीं है, तो वो असम को ही पैसा मिले, इस वजह से ये सारी चीज़ें जीएसटी के बाहर रखी गई। तो 269 में क्या है? नॉन जीएसटी आइटम अगर उनकी अंतर्राज्यीय व्यापार होगा उनका, तो जिस राज्य से वो चला है आइटम बन के, वही उसे पैसा मिलेगा। उदाहरण के लिए क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सब। यानी ये लगाता केंद्र है, संग्रह केंद्र करता है, लेकिन दे देता है राज्य को। किस दशा में? जब उसका अंतर्राज्यीय व्यापार होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, नॉर्मली नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 269A, इसके अंदर जीएसटी की व्यवस्था करी गई। अंतर्राज्यीय व्यापार, अभी मैंने ऊपर उदाहरण से बताया था, एक फ्रिज है मान लो, वो बनाई गई यूपी में और बिक गई तमिलनाडु में, तब इस पे क्या होगा? आईजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों के लिए 269A की बात करी गई है, अंतर्राज्यीय व्यापार की। ये भी केंद्र ही इकट्ठा करता है, तो इसका उद्ग्रहण कौन करेगा? केंद्र। संग्रह कौन करेगा? केंद्र। और विनियोजन में क्या होगा? आधा केंद्र को चला जाएगा और आधा चला जाएगा कहाँ पर? राज्य में। और अनुच्छेद 270 सबसे मुख्य यही है, इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो 268, 269, 269A और 271 में नहीं आती। ये तीन हमने देख लिए, ये अभी हम देखेंगे। इसको छोड़ के जो भी है वो इसमें आ जाता है। ये लगाने का अधिकार भी केंद्र का है, इकट्ठा भी केंद्र करता है, उपयोग भी केंद्र ही करता है। उदाहरण के लिए आयकर, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। अब उपकर क्या है? उपकर यानी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेस। किसी विशेष प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार ने, ये भी 270 में दिया हुआ है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए कर पे कर लगा दिया सरकार ने। मान लो 1000 रुपये का कोई सामान था, ठीक है ना, और उस पर कर था 10%, यानी कि 100 रुपये टैक्स था उस पर। अब सरकार ने बोला कि हमारे जो देश की सीमाएं हैं उन पे जो जवान काम कर रहे हैं बीएसएफ के लिए, उनको सुविधा देने के लिए हम 10% सेस करते हैं। इतना नहीं होता आमतौर पर उदाहरण के लिए, तो जो 100 रुपये कर था उसका 10% फिर लग जाएगा, यानी कि 10 रुपये, और टोटल कर कितना हो जाएगा? 110 रुपये। 110 में 100 तो आपका कर हो जाएगा और 10 रुपये आपका उपकर हो जाएगा, यानी कर के ऊपर कर। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये विशेष प्रयोजन के लिए होता है, इसके नाम में ही रहता है। 271 में अधिभार होता है, जिसे सरचार्ज कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें कोई प्रयोजन नहीं रहता, बस अपने मजे के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए सरकार इसको लगा देती है। ये भी कर के ऊपर कर ही है। उसी उदाहरण में अगर सरकार बोले कि 100-1000 का आपने सामान लिया, 100 रुपये उस पर टैक्स है 10%, और उस पर 5% अधिभार हम कर देते हैं सरचार्ज, तो आपको फिर कितना देना पड़ेगा? 1000 का 10% यानी 100 रुपये टैक्स, फिर टैक्स का 5% यानी 5 रुपये अधिभार, तो 105 देना पड़ेगा। स्पष्ट है ये। अब ये एक चीज ध्यान देने वाली है, उपकर और अधिभार, सेस और सरचार्ज, ऊपर मैंने पढ़ाया था कि ये सब विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते, ठीक है ना। ये देखो, ये जो उपकर है और जो अधिभार है, ये विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते। ये पैसा राज्य सरकार को नहीं मिलता, केंद्र सरकार को ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य कर की हम बात करें, यानी ऐसे टैक्स
जो लगाता है राज्य सरकार, संग्रह भी राज्य सरकार करती है और उनका उपयोग भी कौन करता है? राज्य सरकार ही करती है। ऐसे जो टैक्स हैं वो पूरी तरीके से कहाँ से आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे राज्य कर की परिभाषा में वो आ जाएंगे। अब इसमें क्या क्या है जो राज्य के पास, जैसे मनोरंजन कर है, सिनेमा अगर में आप धुरंधर देखने गए, उस पर टिकट पे जो भी पैसा लगा वो कहाँ गया? राज्य के पास चला गया। और फिर पेट्रोल वगैरह अभी देखो वो सब जीएसटी के बाहर है तो इसी सब में आ जाता है। फिर कर इतर राजस्व, कर से इतर, कर से अलग, टैक्स से अलग, यानी टैक्स के रूप में नहीं है ये। तो केंद्र के पास कैसा है? केंद्र ने मान लो क्या कर दिया, एक पीएसयू खोल दिया, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उदाहरण के लिए ओएनजीसी। अब ओएनजीसी जो पैसा कमा रहा है वो टैक्स के माध्यम से तो जा नहीं रहा है, सरकार को मिल रहा है, ठीक है ना। कर से इतर राज्य, नॉन टैक्स हो गया। इसी तरीके से सरकार ने पोस्ट ऑफिस खोल रखा है, डाकखाना, वो तमाम प्रकार की सुविधाएं देता है आपको चिट्ठी भेजनी एक जगह से दूसरी जगह, पैसा देना पड़ेगा। राज्य के भी इसी तरीके से सार्वजनिक उपक्रम हो सकते हैं, सार्वजनिक उपक्रम राज्य के हो सकते हैं, उनसे जो पैसा मिलेगा वो राज्य सरकार के पास में जाएगा। जुर्माना हो सकता है तमाम तरीके का, आपने पेड़ काटा पे जुर्माना लग गया, वो पैसा राज्य के राजस्व में चला गया, टैक्स नहीं है वो, इसलिए कर से इतर राजस्व में है। सहायता अनुदान का क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 270 में जो भी कर आ रहे थे उनसे क्या बना था? विभाज्य पूल, विभाज्य पूल। अभी 15वें वित्त आयोग ने ये बोला है कि विभाज्य पूल में 41% पैसा किसको दे दो? राज्यों को दे दो। केंद्र सरकार, बड़े भैया राज्यों को इतना पैसा दे दो। इसके अलावा भी राज्यों को कुछ पैसा सरकार से मिलता है, वो है सहायता अनुदान। सहायता के रूप में मिलता है, ये अधिकार नहीं है राज्य का, सहायता के रूप में है। तो दो है, विधिक और विवेकाधीन। विधिक जो है अनुच्छेद 275 में बोला गया है। इसमें क्या मतलब है? ये बोलता है कि अगर कोई राज्य ऐसा है जिसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, गरीब राज्य है, वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, तो वो 41% विभाज्य पूल के अलावा, 41% के अलावा केंद्र सरकार अलग से उसको कुछ पैसा दे। और इसकी भी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग बताएगा कि फला राज्य गरीब है, इसको और पैसे की आवश्यकता है, तो इसको अलग से कुछ पैसा दीजिए। यह है विधिक अनुदान। विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282 में है। विवेक के अधीन है, ये विवेक के अधीन है, यानी केंद्र सरकार की इच्छा पर है, केंद्र की इच्छा पर है। अब इसमें वित्त आयोग की सिफारिश नहीं होती, मानना उनके लिए जरूरी नहीं, केंद्र सरकार के लिए ये केंद्र की इच्छा पे है। तो इससे क्या है, ये दबाव बना सकते हैं राज्य के ऊपर कि भाई हमारी सुनोगे तो तुमको पैसा मिलेगा, हमारी नहीं सुनोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये अनुदान है 275, 282। जीएसटी काउंसिल बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी किस प्रकार का है अभी हमने पढ़ा ऊपर। अप्रत्यक्ष कर है, यानी लगता किसी और पे है, पैसा कोई और देता है। और दूसरी चीज़ ये गंतव्य आधारित है, जहाँ पे उपभोग होगा वस्तु का उस राज्य को जीएसटी का पैसा मिलेगा। संविधान का संशोधन कौन सा? 101वां 2016 का, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से कि 101वां संशोधन सरकार जो है संविधान का 2016 में जो आया उससे जीएसटी है। अब जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद कौन सा है? 279A, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत ये बनाया गया है, यानी इसका मतलब है जो जीएसटी परिषद है वो कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इस चीज का ध्यान रखें, वैधानिक नहीं है, संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसके बारे में ही चर्चा कर दी गई। कार्य क्या है? जाहिर सी चीज है कि क्या क्या आएगा जीएसटी में, क्या क्या आएगा इसका ये तय करेंगे, क्या नहीं आएगा जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, और उसके बाद जो जो चीजें आएंगी उस पर दर क्या रहेगी, दर क्या रहेगी, और तरीके बंटवारे के, यानी जो पैसा आया जीएसटी के माध्यम से उसमें राज्य को कितना मिलेगा, केंद्र को कितना मिलेगा, ये सब। वित्त आयोग की बात करते हैं तो एक संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 280 में दी हुई है। 280 पेट क्वेश्चन छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है।
क्वाजी जुडिशियल यानी कि अर्ध न्यायिक है ये। अर्ध न्यायिक मतलब पूरी न्यायिक क्यों नहीं है? पूरी न्यायिक हो जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जैसा हो जाएगा ना। तो आधी न्यायिक है, न्यायिक भी लेकिन है। क्यों? क्योंकि भाई किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा, हर राज्य के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, ये देख ही रहे, इसलिए अर्ध न्यायिक संस्था है ये। अब जो गठन है इसका कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक 5 वर्ष पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वित्त आयोग जो है उसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, 5 वर्ष के लिए करते हैं। कार्य जो पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? केंद्र और राज्य के बीच में कैसे पैसा बटेगा। जैसे अभी बोला गया कि 41% बटेगा, ठीक है। और जो 41% राज्यों के लिए है, तो राज्यों के बीच में कैसे बटेगा ये भी वित्त आयोग बताएगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य में कितना पैसा केंद्र रखेगा, कितना राज्यों को जाएगा ये, और जो राज्यों को जाएगा तो उसमें आपस में उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा, गुजरात को कितना मिलेगा। इसी तरीके से ये फैसला भी वित्त आयोग लेगा। और ये क्या देखेगा? और ये देखेगा कि जो राज्य की संचित निधि है, राज्य की संचित निधि, केंद्र की नहीं, राज्य की संचित निधि, वो कैसे बढ़ाई जाए कि पंचायत यानी जो स्थानीय निकाय हैं उनके पास और पैसा पहुँचे, जो स्थानीय निकाय हैं उनके पास और पैसा पहुँचे, राज्य की संचित निधि में विकास कैसे हो, ये भी यही देखेंगे। और फिर हमने देखा कि सहायता अनुदान जो देने हैं केंद्र को राज्यों को, वो भी यही बताएंगे कि कितना दिया जाए कितना नहीं दिया जाए। और कोई भी काम जो राष्ट्रपति दे दें, हुकुम मेरे आका, ठीक है ना, कोई भी काम जो राष्ट्रपति दे दें वो इनको करना है। उधार की बात करते हैं। उधारी, कर्जा, ऋण कौन कहाँ से ले सकता है? केंद्र सरकार पूरे भारत में कहीं से भी उधार ले सकती है, किसी भी मार्केट से। और इसके साथ साथ विदेश से भी केंद्र सरकार कर्जा ले सकती है, अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, कहीं से भी। गारंटी के तौर पे क्या रखा जाता है? संचित निधि, कि अगर हम पैसा वापस नहीं कर पाए तो हमारी संचित निधि से काट के हम दे देंगे आपको, डूबेगा नहीं पैसा। राज्य इसी तरीके से कहाँ से पैसा ले सकता है बताओ? पूरे देश से या केवल पूरे राज्य से? राज्य जो है वो पूरे देश में पैसा वो भी ले सकता है, ध्यान रखना। लेकिन विदेश से वो पैसा नहीं उठा सकते। राज्य जो है विदेश से कर्ज नहीं ले सकता, अपने देश में ही लेना पड़ेगा। अब कभी कभी केंद्र बन जाता है वसूली भाई। कब बन जाता है? अगर केंद्र ने जो उधार दिया था राज्य को, उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है। मान लो केंद्र ने 10,000 करोड़ दे दिया राज्य को, ठीक है ना। केंद्र ने 10,000 करोड़ दे दिया मान लो उत्तर प्रदेश को। अब उत्तर प्रदेश ने 9,000 करोड़ वापस कर दिया, पर 1,000 करोड़ अभी बचा हुआ है। तो ये जो 1,000 करोड़ बचा हुआ है, इस वजह से उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार का पैसा वापस करे तब वो किसी और से पैसा ले सकती है। उसके पहले उसको पैसा लेना है तो केंद्र की परमिशन उसको लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार की। इस चीज़ का ध्यान रखें। कर प्रतिरक्षा छोटा सा विषय, ध्यान देने लायक, लेकिन राज्य में जो केंद्र की संपत्ति है, राज्य में जो केंद्र की संपत्ति है, मान लो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार का कोई ऑफिस है, वहाँ पे बिजनेस हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो राज्य सरकार है वो केंद्र की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती, कर नहीं लगा सकती, ठीक। राज्य सरकार केंद्रीय संपत्ति पे कर नहीं लगा सकती। हालांकि केंद्र सरकार ने अगर कोई कंपनी या निगम बना रखा है, उदाहरण के लिए भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी इत्यादि, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार चाहे तो इन पे कर लगा सकती है। उसी तरीके से राज्य की संपत्ति जो होती है राज्य सरकार की, वो सरकारी भी हो सकती है, व्यावसायिक भी हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या है कि जो सरकारी काम के लिए राज्य की संपत्ति है उस पे तो केंद्र कर नहीं लगाएगा और व्यावसायिक पे लगा सकता है।
बस इसमें ध्यान देने वाला है स्थानीय निकाय, ये जो है ये केंद्रीय कर से मुक्त नहीं है, केंद्रीय कर से मुक्त नहीं है। बस यानी कोई नगर पंचायत है, अगर वो कोई बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहा है, व्यापार कर रही है नगर पंचायत, उससे अगर कोई आय हो रही है, यानी नगर पंचायत की जो आय है उस पर केंद्र सरकार चाहे तो क्या मतलब केंद्र कर लगाता ही है, केंद्र कर लगाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं वित्तीय संबंधों में। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। 352 में क्या हो जाता है, अभी हमने देखा ना, विभाज्य पूल, केंद्र सरकार पैसा देती है राज्य को, बस इसका काम खत्म हो जाता है। केंद्र की इच्छा पे है, केंद्र की इच्छा पे है, किसको क्या देना है सब केंद्र की इच्छा पे है। कोई वित्त आयोग नहीं, कोई मजबूरी नहीं, जैसा केंद्र को सही लगेगा वैसा वो करेंगे। वित्तीय आपातकाल 360, उसमें भी हम देखते हैं केंद्र क्या दे सकता है, निर्देश दे सकता है राज्य सरकार को, क्या कि भाई खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, वेतन घटा दो सबका इत्यादि, वेतन घटा दो इत्यादि। यानी पैसे के मामले में ज़रा संभल के काम लो, बुद्धि का प्रयोग करो, पैसा नहीं है देश में ज़्यादा, तो ये सारे आदेश वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये वित्तीय जो संबंध है केंद्र राज्य के, वो हमारा विषय खत्म हुआ। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और देख लेते हैं। केंद्र राज्य की जो संबंध है उनकी प्रवृत्ति क्या रही है। मूल झगड़ा किन चीज़ों पे है, मैंने बताया राज्यपाल है, उसको राज्य कहते हैं कि केंद्र का एजेंट है वो, उसको बोलते हैं कि वो केंद्र का एजेंट है और दखल देते हैं राज्यपाल राज्य के तमाम कामों में, ऐसा उनका मानना है। राष्ट्रपति शासन जाहिर सी बात है, ये एक हिसाब से दुरुपयोग वाली बात हो गई शक्ति के। केंद्रीय दल, केंद्रीय बल चुनाव वगैरह में अक्सर आ जाते हैं, या अगर ज़्यादा हिंसा हो गई कहीं तो केंद्र सरकार अपने बल भेज देता है, सीआरपीएफ वगैरह चला जाता है। तो राज्य को लगता है कि ये उसकी शक्तियों का हनन है, जब पुलिस है ना तो केंद्र वाले क्यों भेज रहे हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, भारतीय वन सेवा, इनको ये कहना है कि राज्य का कहना है कि ये लोग कौन हैं, ये बाहरी लोग हैं और महत्वपूर्ण पद पे आके बैठ जाते हैं। केंद्रीय संस्थाएं हम न्यूज़ में देखते हैं, अभी ममता बनर्जी वाला भी था न्यूज़ में, तो इनको लगता है अगेन ये केस किस चीज़ का बनता है कि दुरुपयोग हो रहा है। तो इन संबंधों का अध्ययन करने के लिए जो संबंधों में समस्याएं हैं, कई समितियां बनी और इनका केवल आप चाहें तो नाम देख लें कि कब कौन सा आया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब राजमन्ना तमिलनाडु ने बनाया, आनंदपुर साहिब पंजाब ने, पश्चिम बंगाल ज्ञापन तो नाम सही है, तो केवल ये देख सकते हैं कि किस वर्ष कौन सा आया, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है सरकारी आयोग 1983, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से। 2-3 बातें इसने मेन कही। पहला ये कि मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, यानी संविधान में जो ढांचा दिया गया है केंद्र और राज्य के संबंध का, वो ओके है, वो ठीक है, उसमें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। मजबूत केंद्र आवश्यक है, यानी केंद्र मजबूत है, ये कमी नहीं है संविधान की, ये उसकी विशेषता है। देश की परिस्थितियों को देख के ऐसा बनाया गया है कि केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए। हाँ, ये इन्होंने एक नई बात कही कि अंतर्राज्यीय परिषद का जरूर गठन होना चाहिए। किसके अंदर, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, जो कि आगे चल के होता भी है, इसी की सिफारिश पे होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाएं, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको और मजबूत करना चाहिए। यानी अभी तो 3 ही हैं, ये बोलते हैं कि और बना दो, आप स्वास्थ्य में बना दो, न्यायपालिका में बना दो, इस तरीके की बात करते हैं। और शीर्ष शक्तियाँ जो अभी किसके पास हैं, संसद के पास हैं कराधान की, और ये कहते हैं ये व्यवस्था भी ठीक है, इसको यथावत बने रहने देते। पंचायती आयोग 2007 में बनाया जाता है। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बोली कि त्रिशंकु विधानसभा जब हो तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए। तो राज्यपाल को जो सबसे बड़ी पार्टी है बहुमत वाली, भाई उसको आप बुलाइए, सरकार बनाए वो। अगर वो भी नहीं है तो चुनाव के पहले का, चुनाव पूर्व गठबंधन जो हो सबसे बड़ा, उसको बुलाइए। तो ये 2-4 बातें इन्होंने की हैं, ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे। राज्यपाल के बारे में इन्होंने वही बातें की हैं जो सरकारिया ने की थी, बस इन्होंने रिपीट कर दी हैं कि राज्यपाल कौन सा हो भाई, बाहर का हो, राज्य से बाहर का आदमी राज्य में राज्यपाल बना जाए, ताकि वो स्थानीय राजनीति में ना उड़े, ठीक है ना, और वो सक्रिय राजनीति में ना हो, सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, ताकि उसका फिर
2-4 करने में मन ना लगे, वो राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये मेन बातें थी। और महत्वपूर्ण केवल इसमें सरकारी आयोग 1983 सबसे महत्वपूर्ण। एक टॉपिक और छोटा सा कवर कर लेते हैं आज के लिए, अंतर्राज्यीय संबंध। अंतर्राज्यीय संबंध मतलब क्या है कि राज्यों का आपस में दूसरे राज्यों से क्या संबंध है। राज्य में 2 अनुच्छेद इसके लिए महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 262, 263। 262 में मुख्यतः अंतर्राज्यीय नदियों की बात करी गई है। अंतर्राज्यीय नदियों की बात करी गई है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जो एक राज्य से ज़्यादा राज्य में बह रही हैं? बहुत सारी हैं, ज़्यादातर हैं गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि, ठीक है ना। तमाम नदियां हैं जो कई राज्यों में बहती हैं, तो अंतर्राज्यीय नदियां हैं। उनके जल को लेकर अगर कोई विवाद हो गया तो अनुच्छेद 262 में व्यवस्था दी गई है। संसद ने 2 कानून बनाए उसको लेकर, नदी बोर्ड अधिनियम 1956, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, ठीक है। बस यही महत्वपूर्ण है। नदी बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत अभी किसी नदी के लिए कोई बोर्ड नहीं बनाया गया आज तक। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, वो कुछ नदियों के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे उसके लिए आपकी ये महानदी के लिए ट्रिब्यूनल है। उसमें उड़ीसा और शायद छत्तीसगढ़ का आपस में विवाद है, कौन कितने जल का उपभोग करेगा। तो ये सब बनता है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करी गई है, जो कि सरकारी आयोग की सिफारिश थी। सरकारी आयोग की सिफारिश थी और उस सिफारिश की वजह से वो अंततः बना। और कब बना? 1990 में बना। सरकारी आयोग की सिफारिश पे 1990 में फिर वो बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद क्या है? ये जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग या अधिनियम, आयोग के बाद अधिनियम आया, जब उसकी बात मान ली सरकार ने तो 1956 में ये बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसने भारत को 14 राज्यों में बांट दिया। पढ़ा है हम सब ने। तो जो स्थानीय समस्याएं हैं बड़े स्तर की, स्थानीय बड़े मतलब राज्यों का एक ग्रुप बना दिया गया कि कौन कौन से राज्य हैं, उनको एक ग्रुप में हम रख देते हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये बना दिया गया। तो इस क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956 का, इससे फिर 5 क्षेत्रीय परिषद हमारी बनाई गई। 5, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। अब इसमें बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश किस में आता है? उत्तर प्रदेश आता है मध्य वाले में। कौन कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड भी इसी में आता है, मध्य प्रदेश भी इसी में आता है और छत्तीसगढ़ भी इसी में आता है। इनका स्वरूप क्या होगा? जो भी क्षेत्रीय परिषद होगी उसमें जो इनके चेयरमैन यानी कि सभापति होंगे, वो कौन होंगे? सभापति होंगे देश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और सदस्य कौन होंगे? जो भी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। यानी अगर हम मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन होंगे? देश के गृह मंत्री होंगे, अमित शाह जी हैं। और इन चारों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनके सदस्य होंगे। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई जब हमने बात की अंतर्राज्यीय परिषद की, तो इसमें कौन कौन होता है? इसके जो चेयरमैन हैं वो हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चेयरमैन होंगे। और सदस्य कौन होंगे? जितने भी राज्य हैं सबके मुख्यमंत्री, जो संघ शासित वाले हैं वहाँ के प्रशासक, इसके साथ 6 कैबिनेट मंत्री इत्यादि। वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेन चीज़ बस यही है, इसके कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। और ये जो आपकी क्षेत्रीय परिषद है, इसके चेयरमैन तो होंगे देश के गृह मंत्री। सारी के इन 5 के चेयरमैन देश के गृह मंत्री होंगे। और उप सभापति ये हर राज्य के मुख्यमंत्री 1-1 साल बदल बदल के, टर्न लगेगा इनका, 1-1 साल बदल बदल के ये लोग उसके उप सभापति रहेंगे। अंतिम विषय पूर्वोत्तर परिषद। पूर्वोत्तर परिषद नहीं थी जो आपका ओरिजिनल राज्य पुनर्गठन अधिनियम था, उसमें जो क्षेत्रीय परिषद बनाएंगे वो यही 5 थी।
तो पूर्वोत्तर परिषद बनी। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 से अलग से बनाया गया। और इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। 7 सिस्टर्स आपके असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और प्लस सिक्किम, ठीक है ना। ये सारे इसमें कौन से हैं, इसके सारे सदस्य हैं पूर्वोत्तर परिषद के। और इसी के साथ ये हमारे जो विषय थे आज के केंद्र राज्य संबंध, काफ़ी लंबा टॉपिक था लेकिन महत्वपूर्ण था, यहीं पे से हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं उससे संबंधित MCQ करेंगे।